खबर ऋषिकेश से है। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 8 मई से वो अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने को लेकर कई अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किया, आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 94 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण बचाने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 8 मई से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमित थे। डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर होने के बावजूद उन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं। उनका निधन हो गया है। ऋषिकेश एम्स से सबसे थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आई कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया। बीते कई दिनों से कोरोना से संक्रमित होने के चलते अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही थी, बेहतर इलाज की कोशिश की जा रही थी और इन सब के बीच उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 94 साल की उनकी उम्र थी। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित कर दिया, लोगों को जागरूक किया, बताया कि पर्यावरण संतुलन हमारे लिए कितना ज़रूरी, कितना आवश्यक है। और हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशीष, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? अमित, आपको बताना चाहूंगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने अंतिम सांस ली जो 12:05 पर ली है और ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगातार चल रहे थे। काफी दिनों से दिक्कत चल रही थी, कभी ऑक्सीजन लेवल उनका ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था। तो डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अंतिम समय पे उनको बचा नहीं सके और 94 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस लिए। इस समय उनके पुत्र जो हैं राजीव नयन बहुगुणा, वो उनके साथ हैं और अभी एम्स हॉस्पिटल में पूरी तैयारी हो रही है कि किस तरह से इनकी बॉडी को भी सुपुर्द करेंगे पुत्र को और उसके बाद जाके अंतिम संस्कार की तैयारियां होगी। जी अमित। 8 मई से उनका इलाज चल रहा था। कब वो कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे थे उनके इलाज के दौरान कि वो रिकवर कर जाएंगे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई? अमित, आपको बताना चाहूंगा कि 8 मई को ऋषिकेश में जब वो आए थे तो उससे पहले वो कोरोना से संक्रमित थे और उनको ऑक्सीजन का जो लेवल था वो ऊपर नीचे हो रहा था, जिसके कारण वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था और लगातार डॉक्टरों की टीम जो है वो जांच कर रही थी, लेकिन इनके पैर में भी सूजन आने लग गया था। तो किडनी की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, तो उसको डायलिसिस वगैरह की भी पूरा डॉक्टर कहते हैं हम ध्यान रख रहे हैं और इस तरह की पूरी चीजें चलती रही। और 94 वर्ष की जो आयु है उसमें कहीं ना कहीं ये कोविड के चलते बीमारियों का संक्रमण ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, जो डॉक्टरों का कहना है और हरीश सत्याल जो पीआरओ जिन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारी स्थितियां होती गई और सुंदरलाल बहुगुणा अंतिम यात्रा को निकल गए। जी अमित। पर्यावरण के लिए उन्होंने जितने भी प्रयास किए, जो उनकी तरफ से काम किए जा रहे थे, आशीष आपने बहुत नजदीक से देखा है, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अमित, जो सबसे बड़ा भूमिका रही वो चिपको आंदोलन में रही। 1970 का समय था। 70 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा बड़ी तेजी के साथ पर्यावरण क्षेत्र में उभरे और उन्होंने पूरा चिपको आंदोलन का जो मूवमेंट है उसको चलाया। रैनी गांव से ये आंदोलन निकला था और उनके जो साथी थे सब चिपको आंदोलन में जुड़े और उसके बाद जब टिहरी डैम यहाँ टिहरी क्षेत्र में बनना शुरू हुआ तो बड़ा विस्थापन होना था और एक बड़ा डैम जो है एशिया का सबसे बड़ा डैम वो यहाँ पर बनना निर्मित हुआ था। तो उसके विरोध में भी इन्होंने लगातार अनशन करी और उसके बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चमका। धीरे धीरे पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाने लगा और वृक्ष मित्र की भी उपाधि इनको प्रदान की गई। तो ये सारे जो पर्यावरण के क्षेत्र में इनके काम और योगदान थे उनको देखकर सरकार लगातार इनको पुरस्कारित करती रही। जी अमित, बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी के प्रयासों से ही पूर्वांचल में दिमागी बुखार कंट्रोल में आया और साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कोरोना के इलाज में योगी के महत्व को भी बताया। साथ ही टेलीमेडिसिन द्वारा इलाज पर भी उन्होंने जोर दिया और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने और डॉक्टर्स ने मिलकर जो प्रयास किया
उसी का असर आज काशी में देखने को मिल रहा है कि वहां पर कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे। वो हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे। लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। इसके अलावा कोरोना से हुई मौतों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बेहद भावुक हो गए और रूंधे गले से मृतक लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। इधर कोविड की समीक्षा को लेकर सीएम योगी लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। सीएम जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और साथ ही अधिकारियों से कोरोना के हालात की जानकारी भी लेंगे। सीएम यहां पर मरीजों से बातचीत भी करेंगे। तो लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां पर जिला अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे। कोविड नियंत्रण को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसका अपडेट लेंगे। इसके अलावा वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो एक के बाद एक तमाम जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीते कई दिनों से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोविड नियंत्रण को लेकर जो इंतजामात किए गए हैं उसका बारीकी से वो जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं सीएम योगी, जहां पर वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर्स के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक होगी। अब तक किए गए इंतजामों के बारे में अपडेट लेंगे और बाद में कुछ मरीजों और तीमारदारों से संवाद भी कर सकते हैं। उनसे बातचीत के दौरान सीएम इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि सरकारी इंतजामों से वो कितना संतुष्ट हैं और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के वहाँ पहुँचने को लेकर और क्या उनके कार्यक्रम की वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है? अस्पतालों में पहुँच रहे हैं वो?
बिल्कुल, अभी तो बताया जाता है लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचने के बाद उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। उसके बाद अब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में जिले के हालातों के जायजा ले रहे हैं, जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर क्या प्लान बनाकर अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आवश्यक दिशा निर्देश है, जो कमियां पाई उनको दूर करने के लिए भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस मीटिंग के बाद सीएम योगी किसी अस्पताल में जाकर किसी मरीज से बात करेंगे, हो सकता है किसी गांव को दौरा भी करें। लेकिन अब लगातार पिछले आधा घंटे से कलेक्ट्रेट में मीटिंग, अधिकारी समीक्षा मीटिंग चल रही है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज जी बता रहे हैं कि सीएम योगी वहां पर पहुंच गए हैं, अधिकारियों के साथ इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान वो बातचीत कर रहे हैं कि यहां पर जो इंतजाम किए गए हैं वो कितने पर्याप्त हैं और क्या कुछ प्रभावी कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उधर पंजाब की मोगा में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में मेरठ के गंगानगर के निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की मृत्यु हो गई है। वो शहीद हो गए हैं। मूल रूप से बागपत के पुसार गांव के रहने वाले थे अभिनव। परिवार लंबे समय से मेरठ में रह रहा था। ये खबर आते ही परिवार पर दुख का कहर टूट पड़ा। तो परिवार और अभिनव को जानने वाले घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम से मेरठ में ही हुई थी। यह हादसा मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास हुआ और राजस्थान के सूरतगढ़ से विमान ने उड़ान भरी थी। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? जी हाँ, देखिए अमित, पंजाब के मोगा में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हुआ है और इस क्रैश में मेरठ के रहने वाले फाइटर पायलट अभिनव चौधरी की दुखद मौत हो गई है। वो शहीद हो गए हैं। इस खबर से समूचा मेरठ स्तब्ध है कि आखिर ये कैसे हो गया। 2019 में ही उनकी शादी हुई थी और कितने शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने शादी के दौरान मात्र 1 रुपये लिए थे। 1 रुपये में शादी संपन्न हुई थी और आज 1.5 साल बाद ही उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। समूचा मेरठ इस वक्त स्तब्ध है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए मैडम, क्या कहेंगी, अभिनव चौधरी को कैसे श्रद्धा सुमन आप अर्पित करेंगी? इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी और MiG क्रैश हुआ, वो शहीद हो गए। उनके लिए 2 शब्द कहने तो बहुत ही छोटी चीज़ है, क्योंकि जिस दर्द में इस टाइम पर उनकी फैमिली है, हम और आप तो उसका अंदाज़ा भी लगा ही नहीं सकते हैं। इतने दर्द में वो फैमिली होगी। और ऐसे बेटे को जिस माँ ने जन्म दिया है, जिसने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए को सबको पीछे छोड़ के देश को सबसे आगे रखा, NDA करा और उसके बाद अपने देश के लिए काम करने जा रहा था, और उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ क्रैश टाइप की चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को इस टाइम पे सोचने की ज़रूरत है। ये एनवायरनमेंट ऐसा चल रहा है कि आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर हर जगह यही न्यूज़ चलती है कि आज ये वाली चीज़ हो गई, आज ये वाला प्लेन क्रैश हो गया, आज ये चीज़ हो गई। तो मतलब हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अभिनव को? यंग ऑफिसर, NDA पास आउट और देहरादून से पढ़े हुए, मेरठ के रहने वाले, बागपत में मूल निवास है और असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। कैसे उनको श्रद्धांजलि देंगे मेरठ के निवासी होने के नाते? नहीं, इस खबर से हम सभी स्तब्ध हैं। हम सब नवयुवा जो हम बात कर रहे थे आज सुबह भी, ये काफ़ी दुखद है ये जानना कि एक 24 साल का लड़का जिसने अभी जीवन भी सही से नहीं जीया, जो देश की सेवा कर रहा था, और ऐसा कुछ हो जाना, हम सब एक पूरे मेरठ में कह सकते हैं कि शोक की लहर दौड़ गई है। हम बस प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरठवासी। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर मूसलाधार बारिश के चलते धनारा घाट पैंटून पुल बह गया है। बनबसा बैराज से छोड़ा गया था पानी। शारदा नदी इस वक्त तूफान पर है। जिला मुख्यालय से लोगों का संपर्क कट गया है। बड़ी खबर हम आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते धनारा घाट पैंटून पुल बह गया है। बताया जा रहा है कि बनबसा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते शारदा नदी इस वक्त उफान पर है और जिला मुख्यालय से तमाम लोगों का संपर्क इस वक्त कटा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, पीलीभीत से तस्वीरें सामने आई हैं,
जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते ये पुल पानी में बह गया। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन इस इलाके के तमाम लोग ऐसे हैं जिनका इस वक्त जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। और सीएम योगी की बड़ी पहल की बात सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी पहल की गई है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी योजना है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया और आसान कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे और आसान बनाया गया है। पास के जनसेवा केंद्र पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सभी 75 जिलों में 93,000 जनसेवा केंद्रों पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। ग्रामीणों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और आसान बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन में ग्रामीणों को अब इसके जरिए और आसानी मिलने वाली है। तो सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पहल की गई है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की जो योजना है उसको आसान बनाया गया है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फिलहाल इस व्यवस्था को आसान बनाया गया है। सीतापुर में संपत्ति बंटवारे को लेकर दो भाइयों ने अपनी मां और बहन को ही जलाकर मारने की कोशिश की। मां और बेटी की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों हमलावर भाइयों की पहले तो जमकर पिटाई की और फिर पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर काफी देर से पहुंची। पुलिस दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो लड़के कौन है जो बंधे हुए हैं, कौन है? वो लड़के हैं। क्या हुआ था? दारू पी के आए हैं। अच्छा, फिर? कल सने के पीछे पड़े हैं मंदिर के चले। हाँ, क्या बात है? मरैया रहा। अच्छा, फिर किसको मारा? हो तो और किसको मारा? तुमको मारा है? हाँ। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और लाखों रुपए के बिजली के तार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गायघाट 4 लेन के पास इन बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोच लिया और इनके पास से रिवॉल्वर, कारतूस और 30 बंडल बिजली के तार बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और बदमाशों को दौड़ाया गया। लगभग 100 से 150 मीटर आगे गायघाट लहसड़ी 4 लेन अंडरपास के पास इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इटावा के बसेहर इलाके में बसगवा माइनर में डूबे लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल दोपहर अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए माइनर में उतरा था कि अचानक डूब गया। 3 दोस्तों ने उसके घर जाकर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को खोजने की कवायद शुरू की, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आने में काफ़ी देर कर दी। गुस्साए लोगों ने लोहिया नहर पुल पर जाम भी लगा दिया और हाईवे पर रस्सी बांधकर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे दोनों तरफ काफ़ी लाइन लग गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहाँ